हेलो स्टूडेंट्स एंड जय हिंद। आई वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक एंड बियॉन्ड सारा क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट आप लोगों तक एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आया जाता है। मतलब ये कि यहाँ कभी ऐसा नहीं होता कि आपको किसी सब्जेक्ट के 1 या 2 चैप्टर एक्सेस करने के लिए मिले और उसके बाद आपसे ये बोला जाए कि भाई बचा हुआ कंटेंट देखने के लिए आपको या तो किसी तरीके की कोई फीस देना पड़ेगी या कोई पेड सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। ऐसा मैग्नेट ब्रेन्स पर नहीं होता। मैग्नेट ब्रेन्स प्रतिबद्ध है आप लोगों तक सारा क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आने के लिए, जिसकी मदद से आप लोग ना सिर्फ अपने एग्जामिनेशंस में अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर सकें और अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकें, बट साथ ही साथ आपकी सब्जेक्ट को लेकर अंडरस्टैंडिंग और कंसेप्ट को लेकर अच्छी क्लैरिटी डेवलप हो, आप सब्जेक्ट को एंजॉय करें, सब्जेक्ट को लेकर आपका एक इंटरेस्ट जागे और उसमें फिर आप आगे फर्दर हायर स्टडीज़ के लिए जाएं, उसमें एक करियर बनाएं, अच्छे अच्छे पदों पर पहुँचें और देश की तरक्की और उन्नति में आप लोग भी अपना एक योगदान दें, आपका भी अपना कंट्रीब्यूशन हो। यही मैग्नेट ब्रेन्स का ध्येय है और इसी को ध्यान में रखकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं एंड इसी नोट पे हम अपने आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। तो आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है, इसमें हम लोग क्लास 11th हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन की हमारी NCERT की जो किताब है उसके चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस, उसके अपने डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने फ्लेक्सिबिलिटी तक अपनी बातचीत कर ख़त्म कर दी थी कि फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है और कितने टाइप्स वगैरह की होती है, वो सारी बातें हम लोगों ने देख ली थी। आज के सेशन में हम लोग फ्लेक्सिबिलिटी को डिटरमाइन करने वाले जो वेरियस फैक्टर्स हैं और उसको किस तरीके से इम्प्रूव किया जा सकता है, वो सारी बातें हम लोग आज के सेशन में करेंगे। इंटरेस्टिंग सेशन रहने वाला है क्योंकि एक तो ये हमें पढ़ना है तो नॉलेजेबल पॉइंट ऑफ व्यू से, थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेस्टिंग है। दूसरी चीज़ ये कि अगर इसमें जो सिखाए गए प्रिंसिपल्स हैं हम अपने ऊपर भी लागू करें स्ट्रेचिंग वगैरह के, तो कहीं ना कहीं उससे हमें हमारी फिटनेस वगैरह अच्छी करने में, हमारी फिटनेस को बढ़िया बनाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। सो इंटरेस्टिंग सेशन रहने वाला है एंड नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू हियर वी बिगिन। चलें शुरू करते हैं। तो फैक्टर्स डिटरमाइनिंग फ्लेक्सिबिलिटी, द रेंज ऑफ मूवमेंट्स अराउंड अ जॉइंट डिपेंड अपॉन वेरियस फैक्टर्स विच आर एज फॉलोज। अब फ्लेक्सिबिलिटी की डेफिनेशन हम लोगों ने कुछ इस तरह से डिफाइन करी थी कि किसी पर्टिकुलर जॉइंट के अबाउट आपकी हड्डियों का जो मूवमेंट वगैरह होता है या किसी एक पर्टिकुलर जॉइंट के अबाउट अगर आपकी बॉडी का कोई एक पार्ट अगर मूव करता है तो जितना ज़्यादा वो मूवमेंट कर सकता है उसके अबाउट उतनी उसकी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। जैसे ये पर्टिकुलर जॉइंट यहाँ पर है, अब इसके अबाउट या इसके रिस्पेक्ट में मेरा हाथ यहाँ से लेके यहाँ तक जा सकता है, इसके नीचे नहीं जा सकता, तो मेरी फ्लेक्सिबिलिटी जो है यहाँ से लेके यहाँ तक आपका फिक्स हो गई। इसी तरीके से मेरा जो सर है मेरे धड़ के रिस्पेक्ट में पूरा जो है 360 घूम सकता है, तो यहाँ से भी और यहाँ से भी, तो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी इस वाले जॉइंट के रिस्पेक्ट में इसकी फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है। यही बात मेरे इस वाले जॉइंट के रिस्पेक्ट में आती है कि ये वाला हिस्सा तो सिर्फ इतना से इतना मूव कर सकता है, 180 डिग्री का टर्न ले सकता है, मगर ये पूरा 360 जो है इस तरह से रोटेट कर सकता है, क्लॉकवाइज भी और एंटी क्लॉकवाइज भी, तो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा हो गई। हम लोगों ने मतलब कुल मिलाकर फ्लेक्सिबिलिटी की ये डेफिनेशन देखी थी कि किसी एक पर्टिकुलर जॉइंट के रिस्पेक्ट में आपकी बॉडी का कोई एक पार्ट अगर जितना मूवमेंट वगैरह शो कर सकता है उतनी उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कहलाती है। तो कुल मिलाकर फ्लेक्सिबिलिटी डिटरमाइन किस बात से होती है? फ्लेक्सिबिलिटी डिटरमाइन होती है इस बात से कि आपका जॉइंट के रिस्पेक्ट में आपकी बॉडी का जो भी पार्ट है उसका कितना मूवमेंट है। अब जैसे ये जॉइंट है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, यहाँ पर सिर्फ मैक्स टू मैक्स आप 90 डिग्री या 90 डिग्री से थोड़ा सा आगे मूव कर सकते हैं। ये वाला जॉइंट, ये वाला 180 से ज़्यादा नहीं जा सकता, ये 360 जा सकता है, ये 360 जा सकता है। तो इस तरीके से अलग अलग ऑर्गन्स की अलग अलग जॉइंट्स के रिस्पेक्ट में अलग अलग फ्लेक्सिबिलिटी होती है। मतलब ये जो टॉपिक अपना निकल कर आ रहा है कि अपने को फ्लेक्सिबिलिटी डिटरमाइन करनी है, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो निकल कर आएगी वो है कि आपका मूवमेंट किसी पर्टिकुलर जॉइंट के रिस्पेक्ट में कितना ज़्यादा हो रहा है। और काफ़ी हद तक ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आपके जॉइंट का जो साइज़ है या फिर जो शेप है या फिर जो स्ट्रक्चर है, उसकी जो एनाटॉमी है वो किस तरीके से है। बस उसी के बारे में बातचीत करनी है कि द रेंज ऑफ मूवमेंट अराउंड अ जॉइंट डिपेंड्स अपॉन द वेरियस फैक्टर्स विच आर एज फॉलोज। तो पहली चीज़ तो ये कि फ्लेक्सिबिलिटी डिटरमाइन होती है कि कितना ज़्यादा आपका किसी जॉइंट के रिस्पेक्ट में मूवमेंट किसी आपकी बॉडी पार्ट का हो सकता है, और ये मूवमेंट किस बात के ऊपर डिपेंड करता है उस पर बात करेंगे। पहला फैक्टर जिस पे डिपेंड करता है वो है एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द जॉइंट। The range of movements around joints largely depend upon the anatomical structure of the joint. For example, the ball and socket type of joint has the maximum range of motion in comparison to other type of joints. मतलब आपके जितने भी मूवमेंट्स वगैरह हैं और वो कितने भी जो भी आपके मूवमेंट्स वगैरह हैं और उसमें जो भी आपको रेंज वगैरह देखने को मिल रही है किसी भी आपके जॉइंट की, वो मैक्सिमम डिपेंड किस बात के ऊपर करती है कि आपके जॉइंट का एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर कैसा है, वो एक्चुअल में बना कैसा है। जिस तरीके का स्ट्रक्चर होगा उसी के अकॉर्डिंग उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है और उसी के अबाउट वो जो है
रोटेट कर सकता है, वो मूव कर सकता है, वो पर्टिकुलर आपका जो है मोशन शो कर सकता है। अब एक एग्जांपल के लिए कि आपका जो बॉल और सॉकेट जॉइंट होता है उसमें कहीं ना कहीं आपको मैक्सिमम रेंज ऑफ मोशन देखने को मिलता है दूसरे टाइप के जॉइंट्स वगैरह के रिस्पेक्ट में। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आपको जहां पर देखने को मिलेगा, जैसे यहां पर आपको एल्बो वगैरह में जो है यहां देखने के लिए मिल जाएगा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, यहां देखने के लिए मिल जाएगा। इस तरीके का जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, इस तरीके का अगर आपको इस तरीके के जॉइंट्स वगैरह अगर बने हुए हैं जहां जहां पर इस तरीके के जॉइंट्स हैं, वहां पर ज्यादा मोशन आपको देखने को मिलेगा दूसरे जॉइंट्स वगैरह के रिस्पेक्ट में। पहला तो ये हो गया एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर। दूसरा होता है लिगामेंट एंड मसल स्ट्रेचेबिलिटी। लिगामेंट और मसल स्ट्रेचेबिलिटी भी जो है एक इंपॉर्टेंट फैक्टर अदा करती है आपकी पूरी की पूरी जो भी फ्लेक्सिबिलिटी है इसके ऊपर। कैसे, वो देख लेते हैं। द बोन्स आर अटैच्ड टू ईच अदर बाय लिगामेंट्स। These ligaments have a great role to keep the two bones attached to each other. Their stretchability has a great impact on the movement possible around the joint, and the stretching ability of muscles around a particular joint also play a major role in their movement. मतलब यह है कहने का कि अगर आपके पास में कोई भी दो हड्डियां वगैरह हैं तो इन दो हड्डियों को जोड़ने के लिए बीच में जो पर्टिकुलर चीज जो इनको जोड़ती है या फिर इनको जोड़े रखती है उसको कहा जाता है लिगामेंट। अब लिगामेंट वगैरह जो है इसका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है। पहली चीज तो यह कि दोनों बोन्स को जोड़े रखने में, और जब दोनों बोन्स वगैरह एक से एक के रिस्पेक्ट में जब दूसरी बोन किसी पर्टिकुलर जॉइंट के अबाउट में अगर रोटेट करती है तो लिगामेंट एक से दूसरी बोन में मोशन वगैरह को ट्रांसमिट भी करता है, और एक से दूसरी बोन में जितना मोशन आपका जाना चाहिए या जितना सिर्फ जितना होना चाहिए उतने पर रोकता भी है। तो मोशन की ट्रांसमिसिबिलिटी और मोशन का रिस्ट्रिक्शन दोनों चीजें जो हैं लिगामेंट्स के द्वारा करवाई जाती हैं, यानी कि पूरे के पूरे मोशन को या फिर फ्लेक्सिबिलिटी को कंट्रोल करने में या फ्लेक्सिबिलिटी को ट्रांसमिट करने में जो है कि इंपॉर्टेंट रोल ये भी अदा करता है। अब आपका लिगामेंट कितना स्ट्रेच हो सकता है, इसमें कितनी नेचुरल स्ट्रेचेबिलिटी है, और आप लगातार अपनी बॉडी के ऊपर मेहनत कर कितना ज्यादा जो है अपनी बॉडी को फिट रखते हैं जिसके चलते मैक्सिमम मूवमेंट और मैक्सिमम ट्रांसिबिलिटी पॉसिबल हो पा रही है, उस पर भी जो है कहीं ना कहीं डिपेंड करता है कि आपके जॉइंट के अबाउट में कितना मूवमेंट होने वाला है, या दूसरे शब्दों में कितनी ज्यादा आपकी फ्लेक्सिबिलिटी रहने वाली है। एक ये हो गया। इसके अलावा लिगामेंट के आसपास में जो आपकी जो मसल्स वगैरह हैं, अब आपकी मसल्स वगैरह भी जो हैं वो एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं कि आपको जो पूरा का पूरा मूवमेंट वगैरह है कितना ज्यादा ट्रांसमिट हो रहा है, कितना ज्यादा कंट्रोल हो रहा है। इसमें काफी ज्यादा एक बड़ा रोल जो है वो आपकी मसल्स वगैरह भी अदा करती हैं। तो मसल्स का भी जो है इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल रहता है, मसल्स भी जो है इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं। चलें आगे बढ़ते हैं। तीसरी चीज आती है कोऑर्डिनेशन, जिसका आपकी पूरी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स की फ्लेक्सिबिलिटी पे काफी असर पड़ता है। कोऑर्डिनेशन बिटवीन द एगोनिस्ट एंड एंटेगोनिस्ट मसल्स अराउंड द जॉइंट प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल इन डिटरमाइनिंग द फ्लेक्सिबिलिटी अराउंड द जॉइंट। अब आपकी जो पर्टिकुलर एक मसल है जॉइंट के पहले, जैसे अगर मैं अपने इस हाथ की बात कर लूं, यहां पर जॉइंट है, जॉइंट के रिस्पेक्ट में ये वाली जो मसल है यहां से मोशन से ट्रांसमिट हो रहा है और मूव जो है ये वाली मसल कर रही है। तो एक मसल जहां से आपका मोशन ट्रांसमिट हो रहा है वह एगोनिस्ट होती है, और जो आपका मोशन वगैरह के रिस्पेक्ट में फिर मूव करती है या फिर जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी आपको देखने को मिलती है वो एंटेगोनिस्ट होती है। आप दोनों मसल्स के बीच में कोऑर्डिनेशन कितना है, आपका जॉइंट ठीक है या नहीं है, इस पे आपने ये जॉइंट जो है प्रॉपर्ली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसमें से मोटर मूवमेंट ठीक तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा, इन सारी बातों के ऊपर जो है डिपेंड कर जाती है ये बात कि भैया इन सारी बातों के ऊपर डिपेंड कर जाती है कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कितनी अच्छी रहेगी या कितनी बुरी रहेगी। इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं कि आपके जो जॉइंट के अबाउट दोनों आपकी बोन्स हैं या दोनों जो आपकी मसल्स वगैरह हैं इनके बीच में कितना अच्छा कोऑर्डिनेशन है ये डिटरमाइन करेगा कि जॉइंट के अबाउट में कितनी अच्छी जो है फ्लेक्सिबिलिटी रहने वाली है। जैसे कि सपोज कर लीजिए ये आपका जॉइंट हो गया और इसके अबाउट में इसको जो है टू एंड फ्रो मूव करना है। अब लेट्स से आपका कभी बचपन में जॉइंट टूट गया था, ये कभी हड्डी वगैरह टूट गई थी यहां से या यहां से या यहां से, या फिर कोई अगर आपकी मानसिक समस्या आ गई तो उसके चलते जो है आपका कभी मोटर मूवमेंट अच्छे से डेवलप नहीं हो पाया, पोलियो वगैरह की समस्या है या कोई और समस्या के चलते अगर यहाँ पर मोशन या मूवमेंट का ट्रांसमिशन ठीक तरीके से नहीं हो पाएगा तो अच्छा कोऑर्डिनेशन डेवलप नहीं होगा। अच्छा कोऑर्डिनेशन डेवलप नहीं होगा तो अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आएगी। हो सकता है कि आपका हाथ पूरा ना उठे। कई बार लोगों को प्रॉब्लम आती है, पैरालिसिस वगैरह जब होता है तभी की समस्या बनती है, कोऑर्डिनेशन आपका टूट जाता है, मोटर मूवमेंट्स वगैरह जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, कहीं ना कहीं उसका असर जो है आपको देखने को मिलता है। लास्ट फैक्टर जिसके ऊपर फ्लेक्सिबिलिटी डिपेंड करती है वो है आपकी मसल्स की स्ट्रेंथ। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर इस तरह से हो जाता है कि अगर आपकी मसल्स में बेसिक स्ट्रेंथ भी नहीं है मूव करने की या फिर मोशन को ट्रांसमिट करने की तो फिर अच्छे से मोशन हो नहीं पाएगा। इसके कई सारे रीजंस हो सकते हैं। आपने एकदम शरीर को एकदम ही खुला छोड़ दिया है, मेहनत करते ही नहीं है उसके ऊपर, या कोई समस्या हो गई थी, कोई बीमारी हो गई है, या आपके मोटर मूवमेंट्स में कुछ इशू आ गए हैं तो उसके चलते भी जो है मसल्स वगैरह अच्छे से आपका कोऑर्डिनेशन वगैरह नहीं कर पा रही है, ट्रांसमिसिबिलिटी उसमें अच्छी देखने को नहीं मिल रही, कोई और बीमारी लग गई, कुछ भी अगर इश्यूज हैं, मगर अगर इसके चलते मसल्स में बेसिक स्ट्रेंथ भी नहीं
नहीं बची है कि वो एक पर्टिकुलर पार्ट को जिसको मूव कराना है या फिर एक हड्डी को जिसमें मूवमेंट देना है उतना भी करवा सकें, कैरी कर सकें, सपोर्ट कर सकें, तो फिर हम लोग ये बोलेंगे कि भैया यहां पर आपकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो खराब है क्योंकि आपकी मसल्स वीक हैं। और ये वीक मसल जो है ये आपकी बोन्स के मूवमेंट को मैक्सिमम लिमिट तक लेकर नहीं जाने देंगी। वो आपकी क्या कह सकते हैं, ट्रांसमिसिबिलिटी जो है या फिर आपका जो ये पूरा का पूरा फ्लेक्सिबिलिटी का फेनोमेनन है इसको बुरी तरीके से डिस्टर्ब कर देंगे, इसको बुरी तरीके से डिस्टॉर्ट कर देंगी। तो ये भी एक बात है जो याद रखनी है। तो ये 4-5 आपके इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं कि जब भी आपसे ये बोला जाए फ्लेक्सिबिलिटी वगैरह जो है इसको कौन कौन सी बातें डिटरमाइन करती हैं। पहला तो ये कि जिस भी आपका ऑर्गन की फ्लेक्सिबिलिटी आप देख रहे हो, जिस जॉइंट के अबाउट देख रहे हो, उसका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर देखो। जॉइंट का स्ट्रक्चर जैसा होगा उसके रिस्पेक्ट में आपको समझ में आएगा उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कैसी है। आपके मसल्स और लिगामेंट्स की जो स्ट्रेचेबिलिटी है ये जो है वो नेचुरली भी कितना है वो, और उसके बाद आपने कितनी प्रैक्टिस करी है, आपने कितना अपने शरीर को फिट रखा है, आप शरीर का कितना ध्यान रखते हैं, कितना आपकी बॉडी जो है अच्छे शेप एंड साइज में, उस पर भी डिपेंड कर जाती है। तीसरी चीज आपकी बॉडी के अलग अलग जो पार्ट्स होते हैं, मसल्स हो गई, लिगामेंट्स हो गई, बोन्स हो गई, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन किस तरह का है, मोटर या फिर एबिलिटी कैसी है, न्यूरॉन ट्रांसमिशन कितना अच्छे से, न्यूरॉन सिग्नल ट्रांसमिशन कितना अच्छे से हो रहा है। ये सारी की सारी बातें स्ट्रेच ऑफ द मसल, स्ट्रेंथ ऑफ द मसल की कितना आपकी जो मसल्स वगैरह हैं उनमें मजबूती है, कितना उनमें जो है स्ट्रेंथ है, वो कितना ज़्यादा सपोर्ट कर सकती है, कितना ज़्यादा कैरी कर सकती हैं। सारे फैक्टर्स का कहीं ना कहीं आपको एक असर जो है देखने के लिए मिलता है। अब हम लोग बातचीत करेंगे कि फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव कैसे की जा सकती है, क्या वो तरीके होते हैं, क्या वो मेथड्स होते हैं जिसकी मदद से फ्लेक्सिबिलिटी को इंप्रूव किया जा सकता है। व्हाट आर द वेरियस मेथड्स जिसकी मदद से फ्लेक्सिबिलिटी सुधारी जा सकती है। चलें देखते हैं सर। तो पहला मेथड जिसकी मदद से अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को इंप्रूव किया जा सकता है, इस मेथड का नाम है बैलिस्टिक मेथड। बैलिस्टिक मेथड में क्या होता है देखते हैं। व्हेन द फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेस आर डन विद रिदमिक मूवमेंट्स देन इट इज कॉल्ड बैलिस्टिक मेथड। इन दिस मेथड द मूवमेंट अराउंड द जॉइंट्स आर डन विद अ स्विंग। दिस टाइप ऑफ मेथड इज वेरी मच इफेक्टिव इन इंप्रूविंग द रेंज ऑफ मोशन अराउंड द जॉइंट। एग्जांपल जिम्नास्टिक मूवमेंट्स। तो जब हम लोग फ्लेक्सिबिलिटी की एक्सरसाइज रिदमिक मूवमेंट्स के साथ में करते हैं तो वो चीज आपकी बैलिस्टिक मेथड कहलाती है। मतलब क्या कि आप कुछ इस तरीके की एक्सरसाइजेस वगैरह करोगे जिसमें एक सर्टेन पैटर्न आपको फॉलो करना है, एक सर्टेन रिदम में आप लगातार उस चीज को करते चले जाते हो। जैसे लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट करके आपके मार्चेस होते हैं, ये एक रिदमिक मूवमेंट हो गया। इसी तरीके से जो भी आपके ऐसे मूवमेंट्स वगैरह हैं जिसमें आप या फिर इस तरीके की एक्सरसाइजेस हैं जिसकी मदद से आप फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाना चाहते हो मगर आप रिदमिक मूवमेंट्स के साथ में उस चीज को करते चले जा रहे हो, तो इस चीज को बैलिस्टिक मेथड कहा जाता है। इसके कुछ एग्जांपल्स वगैरह हैं, जैसे अब ये बच्चा है, यहां से ये जंप कर रहा है आगे की तरफ में और फिर जो है पीछे की तरफ में जंप कर रहा है, फिर आगे फिर पीछे फिर आगे फिर पीछे, इस तरीके से ये जंप करता चला जा रहा है। जब ये जंप करके हवा में आता है तब अपने पैरों को जो है स्ट्रेच करता है और उसके बाद में फिर जो है एक्सपेंड करता है, फिर जो उछलता है स्ट्रेच करता है एक्सपेंड करता है। इस तरीके से जो है ये टू एंड फ्रो आपका लगातार जंप करे चला जा रहा है, लगातार जो इस तरीके की एक्टिविटी वगैरह परफॉर्म किए चला जा रहा है। अब ये जो एक्सरसाइज वगैरह है इसके चलते होगा ये कि इसके जो ये हिप जॉइंट्स हैं और इसके जो ये नी जॉइंट्स हैं इनकी अच्छी खासी जो है फ्लेक्सिबिलिटी की एक्सरसाइजेस वगैरह हो रही है, रिदमिक मूवमेंट वगैरह हो रहा है। प्लस ये जो इसके पैर हैं यहाँ जहां से ये पंजों की मदद से ये पूरी आपका मोशन वगैरह जनरेट कर रहा है जंप वगैरह करने के लिए, 3 जगहों पर जो है अच्छी खासी जो फ्लेक्सिबिलिटी वगैरह की एक्सरसाइज हो रही है। अब यहां पर ये एक्सरसाइजेस वगैरह जो कर रहा है इसमें जो भी आपके एक तो मूवमेंट्स वगैरह हैं वो रिदमिक हैं, प्लस दूसरा ये कि जॉइंट्स के अबाउट ये सारे के सारे मूवमेंट एक स्विंग के साथ में आ रहे हैं, एक स्विंग जैसा होता है उस तरीके से जो है सारे के सारे मूवमेंट्स वगैरह आ रहे हैं। तो ये जो है आपका पूरा का पूरा मेथड या फिर ये जो पूरी की पूरी प्रोसेस है इसको हम लोग बैलिस्टिक मेथड कहते हैं। जनरली इस तरीके के जो मेथड्स वगैरह हैं बहुत ज्यादा इंप्रूव करते हैं आपके रेंज ऑफ मोशंस को, जो भी आपका जॉइंट है उसके अबाउट में। और इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है जिम्नास्टिक्स वगैरह। जिम्नास्टिक्स में वो जिस तरीके से अलग अलग आपके मूवमेंट्स और मोशंस वगैरह शो करते हैं, ये सारे मोशंस और मूवमेंट्स वगैरह शो करने के लिए बैलिस्टिक मेथड का जो तरीका है उसको फॉलो करके प्रैक्टिस वगैरह की जाती है और इसकी मदद से काफी अच्छे से ये सारे के सारे मूवमेंट्स वगैरह जॉइंट्स वगैरह के अबाउट में डेवलप किए जाते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी को अच्छे से अच्छा करवाया जाता है। तो बैलिस्टिक मेथड का सबसे बढ़िया एग्जांपल जो है वो है जिम्नास्टिक्स वगैरह के मूवमेंट, वो सारे मूवमेंट्स वगैरह की प्रैक्टिस, वो सारे रिदमिक मूवमेंट्स की प्रैक्टिस बैलिस्टिक मेथड की कैटेगरी में आ जाती है। दूसरा जो तरीका है वो है स्ट्रेच एंड होल्ड। स्ट्रेच एंड होल्ड में ये है, और ये जनरली एक ऐसा तरीका है जो कोई भी कर सकता है। अगर इसके पहले वाले में तो आपको जिम्नास्टिक्स के जो जनरली प्रैक्टिस वगैरह करते हैं वो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं बैलिस्टिक का, मगर स्ट्रेच एंड होल्ड है कोई भी कर सकता है, एक कॉमन एक व्यक्ति जो है वो भी इसका इस्तेमाल कर सकता है। इस मेथड में होता यह है, एथलीट को बोला यह जाता है कि जिस भी मैक्सिमम लिमिट तक वो अपने किसी पर्टिकुलर ऑर्गन वगैरह को स्ट्रेच करना है स्ट्रेच करे और फिर उसके बाद में उस पोजीशन को वो
होल्ड कर कर रखे कुछ सेकंड्स के लिए और उसके बाद में फिर से जो है अपनी प्रीवियस पोजीशन में आ जाए। इसका एक एग्जांपल देखते हैं, ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। अब जैसे ये व्यक्ति खड़ा हुआ था, इससे बोला गया कि अपने टोज वगैरह को टच करो। टोज को टच करने के लिए इसको अपनी बॉडी को नीचे की तरफ में जो है मूव करवाना पड़ा। अब जब आप अगर रेगुलरली आपकी बॉडी में उतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, आपकी फिटनेस उतनी अच्छी नहीं है, तो एक तो टो टच करने में रोना आ जाता है पहली चीज। मगर अगर आप करोगे भी, अगर पकड़ भी लेते हो किसी तरह से जाके टोज को टच भी करते हो या पकड़ लेते हो नीचे से अपने पैरों को, तो यहां पर एक तो ये जो आपके पैर वगैरह हैं, यहां पर जो थाइज वगैरह हैं यहां पर, और एक पूरा ये 3 जगहों पर जो है आपको अच्छी खासी स्ट्रेच महसूस होती है। अब बोला ये जाता है कि जितनी देर तक आप पकड़ सको इस पर्टिकुलर पोजीशन को पकड़ कर रखो और उसके बाद फिर आप जो है वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाओ। इससे होगा ये कि आपकी बॉडी की अच्छी खासी स्ट्रेचिंग हो जाती है, मसल्स वगैरह अच्छी खासी वार्म अप हो जाती हैं, स्ट्रेंथ भी आप गेन करते हो, फ्लेक्सिबिलिटी भी जो है आपकी अच्छी होती चली जाती है। ये अब इसी तरीके से साइड में जो है अपने आप को स्ट्रेच कर रहा है, ये शोल्डर स्ट्रेच करते हुए बताया गया है। और भी आपके अलग अलग तरीके हैं, जैसे कि अपने पैर को पकड़ के पीछे की तरफ में जो है उठा के पकड़ के रख रही हैं, तो इससे ये पूरा का पूरा जो पोर्शन है इसमें स्ट्रेचिंग वगैरह आ रही है। ये क्रॉस थाई हग, ये बेसिकली एक तरीके का योग आसन भी है। तो ये अलग अलग तरीके जो हैं, इसमें क्या बोला जा रहा है कि अपनी बॉडी को किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन में स्ट्रेच करो, पकड़ के रखो उस पर्टिकुलर पोजीशन को जितनी देर तक आप पकड़ सकते हो, कुछ सेकंड्स तक, 1 आध मिनट तक अगर पकड़ पा रहे हो, और उसके बाद में वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन में लौट कर आ जाओ। ये तरीका अगर आप करोगे, इसकी मदद से फ्लेक्सिबिलिटी बहुत जबरदस्त तरीके से इंप्रूव होती है और ये कोई भी व्यक्ति कर सकता है। इतनी स्ट्रेचिंग मतलब सबको करनी चाहिए, इसका फायदा होता है, मसल्स की रेगुलर आपकी एक्सरसाइज वगैरह होती चली जाती है। इसको इंडिविजुअली भी किया जा सकता है, किसी व्यक्ति की मदद लेकर भी किया जा सकता है, मगर हाँ इसे करना चाहिए, इसका फायदा है। और जैसे अब यहाँ वर्ड लिखा हुआ है एथलीट, तो इसका यही मतलब नहीं है कि सिर्फ आप एथलीट हो या फिर एथलेटिक्स में हो या स्पोर्ट्समैन हो तो ही आप ये काम करोगे। नॉर्मली भी अगर आप ये स्ट्रेच वगैरह करोगे तो उसके काफी एडवांटेजेस होते हैं, काफी ज्यादा फायदेमंद सौदा साबित होता है आपको ठीक रखने के लिए, आपकी बॉडी वगैरह को ठीक तरीके से आपकी बॉडी को फिट एंड फाइन रखने के लिए। तीसरा जो तरीका आता है वो है पोस्ट आइसोमेरिक स्ट्रेच। अब इस पोस्ट आइसोमेरिक स्ट्रेच में सबसे पहले तो अपने को यह समझना पड़ेगा कि आइसोमेट्रिक स्ट्रेच होता क्या है, फिर बात करेंगे। देखिए, जैसे अगर आप इस तरीके से किसी अपनी मसल को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या रिलैक्स करते हैं कि आप दूर से देखने में तो समझ में ना आए कि आपकी बॉडी में के उस पार्ट में कोई मोशन आ रहा है, मगर मसल्स आपकी एक्चुअल में जो है वो मूवमेंट में आती हैं, जैसे कि कंधे के पीछे की तरफ में यहां पर। अब अगर मैं अपनी मसल्स को थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट करूंगा तो ऐसे दूर से देख के किसी को समझ में नहीं आएगा कि मेरी मसल्स में यहां पे कोई मूवमेंट वगैरह हो रहा है या नहीं हो रहा, मगर यहां पे कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन जो है वो चलता रहता है। तो अगर आप इस तरीके से अपनी जो बॉडी को स्ट्रेच करते हो कि किसी मसल को एकदम से आपने टाइट कर लिया और उसके बाद में आपने थोड़ी देर तक उसको टाइट रखा, फिर ढीला छोड़ दिया, मगर दूर से देखने में समझ में नहीं आ रहा कि कोई मोशन या कोई मूवमेंट हुआ है नहीं हुआ। अब जैसे खड़े खड़े मैं अपनी थाइस की मसल्स को जो है टाइट कर सकता हूं और उसके बाद 2 4 5 सेकंड जितनी भी देर भी मैं पकड़ना चाहूं उसको उस पर्टिकुलर पोजीशन में उस स्ट्रेच में पकड़ के फिर मैं उसको रिलैक्स छोड़ सकता हूं। दूर से देख के किसी को समझ में नहीं आएगा कि मेरे लेग की थाइस की मसल में कोई मूवमेंट हुआ भी है या नहीं हुआ। यही बात जो है आपका पेट के साथ में की जा सकती है कि अब मैं खड़ा हुआ हूं, अब मैंने अपना पेट आपसे बातें करते करते एकदम अंदर की तरफ में खींच लिया और उसको थोड़ी देर पकड़ के रखा और उसके बाद में फिर उसको रिलीज कर दिया। अब दूर से देखने में किसी को समझ में नहीं आएगा कि यार कोई मूवमेंट वगैरह हुआ है कि नहीं हुआ है, मगर यहां पर एक स्ट्रेचिंग हुई है, यहां पर एक आपने जो है उसको अंदर की तरफ में पकड़ के रखा, उसके बाद में उसको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए छोड़ दिया, तो कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड करने के लिए छोड़ दिया। तो इस तरीके का जो भी आपका मोशन वगैरह होता है कि दूर से आपको दिखे नहीं कि मोशन या मूवमेंट वगैरह हो रहा है, मगर एक्चुअल में मसल आपका कॉन्ट्रैक्ट भी करती है, एक्सपैंड भी करती है, तो ये जो चीज कहलाती है आइसोमेट्रिक स्ट्रेच कहलाता है। तो इसमें अब ये करते हैं कि आपका मसल जो है आइसोमेट्रिकली, अब ये जो पोस्ट आइसोमेट्रिक स्ट्रेच होता है इसमें होता यह है कि आपका मसल्स को आइसोमेट्रिकली कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है 8 से 10 सेकंड के लिए। जैसे आपसे खड़े खड़े बात कर रहा हूं, अब मैंने अपने कंधों की मसल्स को जो है आइसोमेट्रिकली थोड़ा सा स्ट्रेच कर लिया, अंदर की तरफ में लेकर चला गया। अब जितनी देर तक आप पकड़ सको, 8 सेकंड 10 सेकंड तक आप पकड़ के रखते हो और उसके बाद में फिर आप अपनी नॉर्मल कंडीशन में लौट कर आ जाते हो। और इस तरीके से धीरे धीरे जो है आप अपनी लिमिट्स तक, एक बार में आप करोगे तो शायद एकदम से नहीं होगा, 2 बार 3 बार 10 बार 15 बार 20 बार में आप एक लिमिट तक जो है मसल्स को धीरे धीरे ग्रेजुअली स्ट्रेच करना शुरू कर देते हो। और इसके नतीजे में फिर निकलकर ये आता है, इसके नतीजे में होता यह है कि आपकी मसल्स वगैरह जो है एक सर्टेन लिमिट तक जो है अंदर की तरफ में स्ट्रेच होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, रिलैक्स करती हैं, इससे अच्छी उनका वार्म अप हो जाता है, अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है और ये आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ा देता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इट इज ऑल्सो
कॉल्ड प्रोप्रायोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन। प्रोप्रायोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन भी इसको एक और नाम दिया जाता है। जो पोस्ट आइसोमेट्रिक स्ट्रेच है, इसको कई बार हम लोग पीएनएफ भी बोलते हैं। इट रिक्वायर्स सुपरविजन ऑफ अ ट्रेन्ड पर्सन एंड एडवांस मेथड्स टू प्रैक्टिस। हालांकि इसमें एक बात है कि आपको किसी व्यक्ति की सुपरविजन में इस चीज को करना चाहिए जिसको इस सारी चीजों को कराने की प्रैक्टिस हो, अभ्यास हो। उसकी वजह यह है कि कई बार अब इस तरीके से आप मसल्स को अंदर बाहर करोगे तो नस चढ़ने का खतरा रहता है। कई बार आपका इस तरीके से कोई मसल रप्चर ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखना जरूरी होता है। इसलिए सारी की सारी चीजें किसी के सुपरविजन में करवाई जाएं तो ज्यादा बेटर है। फिजिकल फिटनेस इज नॉट ओनली रिक्वायर्ड फॉर प्लेयर्स बट ऑल्सो फॉर एवरीवन। वन मस्ट डू वेरियस फिटनेस एक्टिविटीज टू कीप वनसेल्फ फिजिकली, इमोशनली एंड मेंटली हेल्दी। तो ऑब्वियस ही बात है, ये सारी चीजें अगर आप करोगे तो फिजिकल फिटनेस जो है वो मेंटेन होती है। फिजिकल फिटनेस अच्छी रहेगी तो सिर्फ अब ऐसा नहीं है कि अच्छे प्लेयर्स हो तो आपकी फिजिकल फिटनेस आपकी परफॉर्मेंस में ही आपकी हेल्प करेगी। अगर आप फिटनेस मेंटेन करोगे तो फिर आपकी सेहत अच्छी रहेगी। सेहत अच्छी रहेगी तो जिंदगी को अच्छे से एंजॉय कर सकते हो, रोग वगैरह जो है दूर रहेंगे, और शरीर अगर ठीक रहेगा, मन स्वस्थ रहेगा, लाइफ का मैक्सिमम जो है आप निकाल सकते हो, लाइफ एनर्जीज का सही इस्तेमाल कर सकते हो। नहीं तो फिर वही दवाइयां खाइए, परेशान होते रहिए। शरीर का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर आप इस शरीर में, क्योंकि आप ही को रहना है और इस शरीर का आप ही को इस्तेमाल करना है, तो जब इसका सही तरह से इस्तेमाल करने के लिए जरूरी है कि इसका ध्यान रखा जाए। तो इसके लिए फिर कई सारी आप अपनी फिटनेस एक्टिविटीज वगैरह कर सकते हैं। फिजिकली, इमोशनली, मेंटली आपको हेल्दी रखती हैं और उसमें ये भी जो है एक इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकता है। तो ये अलग अलग अब यहाँ पे बताए गए हैं। अब यहाँ पर ये जो पोस्ट आइसोमेट्रिक स्ट्रेच है, इसमें और भी आपकी चीज़ें बताई गई हैं जब दूसरे के सुपरविजन में आप कर रहे हो इसको। और इसके अलावा दूसरे भी जो स्ट्रेचेस वगैरह हैं उसकी भी फोटोग्राफ्स वगैरह हैं। लास्ट अपना जो टॉपिक अब आता है वो है आपका बॉडी कंपोजिशन, और उसके बाद में हम लोग कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस के बारे में बातचीत करेंगे। चले देखते हैं इसे। तो बॉडी कंपोजिशन में बेसिकली, अब बॉडी कंपोजिशन से अगर हम सामान्य जनसामान्य भाषा में बात करें तो आप समझोगे कि शरीर में क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, किस किस तरीके की हड्डियाँ होती हैं, वो सारी बातें। देखिए वो एक अलग तरीके का कंपोजिशन हो जाता है। यहाँ पर जब हम लोग बॉडी कंपोजिशन की बातचीत करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी, फिटनेस और इन सारी चीज़ों के रिस्पेक्ट में, तब बेसिकली हम लोग ये बोल रहे हैं कि बॉडी कंपोजिशन इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी इनटू फैट वेट एंड लीन बॉडी वेट। यानी कि आपकी बॉडी में फैट वेट कितना है और लीन बॉडी वेट कितना है, उसमें अगर हम लोग आपका क्लासिफिकेशन वगैरह कर रहे हैं तो बॉडी कंपोजिशन उसे भी कहा जाता है। या फिर फिजिकल एजुकेशन के रिस्पेक्ट में जो ये टॉपिक है वहाँ पर बॉडी कंपोजिशन का ये मतलब निकल कर आता है कि आपकी बॉडी में कितना जो है फैट के कारण वेट है, और दूसरा आपका जो लीन बॉडी वेट है वो एक्चुअल में कितना है। अब इसको एसेस करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है आपका डायरेक्ट मेथड और एक होता है इनडायरेक्ट मेथड। दोनों की मदद से जो है ये आपका बॉडी कंपोजिशन जो है फैट वेट के रिस्पेक्ट में और लीन बॉडी वेट के रिस्पेक्ट में, फैट बॉडी वेट एंड लीन बॉडी वेट के रिस्पेक्ट में, इसको हम लोग पता कर सकते हैं। डायरेक्ट मेथड फॉर इवैल्यूएटिंग द बॉडी कंपोजिशन इज हाइड्रोस्टैटिक वेटिंग और अंडर वाटर वेटिंग। अब डायरेक्ट मेथड जिसकी मदद से बॉडी कंपोजिशन पता किया जा सकता है वो आपका हाइड्रोस्टैटिक वेटिंग या फिर अंडर वाटर वेटिंग होती है। इसमें आपका वेइंग जो है आपकी पूरी बॉडी की पानी के अंदर आपको खड़ा कर कर की जाती है और इसकी मदद से आपका बॉडी कंपोजिशन जो है वो पता चल जाता है। विस्कस फोर्स कितना आपके ऊपर लग रहा है पानी के चलते, वो कैलकुलेट किया जाता है। आपका नीचे की तरफ में ओवरऑल वेट कितना नीचे की तरफ में जा रहा है या कितना वेट निकल कर आया है वो कैलकुलेट किया जाता है। दोनों को माइनस करके देखा जाता है, जो भी सम टोटल या बीच का वैल्यू निकल कर आती है वो फिर आपका उसकी मदद से जो है आपका फैट वेट और लीन बॉडी वेट वगैरह पता किया जाता है। एंड असेसिंग बॉडी कंपोजिशन बाय अ स्किन फोल्ड कैलिपर, तो ये तो खैर आपका डायरेक्ट मेथड हो गया। एक इनडायरेक्ट मेथड होता है, इसमें आपकी जो स्किन है उसको फोल्ड करने के लिए या पकड़ने के लिए देखा जाता है। एक कैलिपर वगैरह जो है उसकी मदद से आपकी स्किन को फोल्ड करने की कोशिश की जाती है कि आपकी स्किन में कितने फोल्ड्स आ जाते हैं। एक सर्टेन स्ट्रेच लिया जाता है आपकी स्किन का और उसे फोल्ड करने की कोशिश की जाती है कैलिपर की मदद से। जितने फोल्ड्स आ जाते हैं उसकी मदद से या जितने फोल्ड्स नहीं आ पा रहे हैं उसकी मदद से, उस पर्टिकुलर जो स्ट्रेच है स्किन का उसकी मदद से भी जो है आपका ये बॉडी कंपोजिशन या फिर आपकी बॉडी में कितना फैट बॉडी वेट है और कितना लीन बॉडी वेट है वो पता किया जाता है। इसको इनडायरेक्ट मेथड बोला जाता है। लास्ट चीज आ जाती है कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस। Cardiovascular endurance is the ability of heart, lungs and blood vessels to supply sufficient amount of oxygen and nutrients to cells to meet the demand of the activity characterized by moderate contraction of large muscle groups over prolonged period of time। मतलब क्या, कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस हम लोग बोलते हैं कि आपके हार्ट्स की, आपके लंग्स की और आपके ब्लड वेसल्स की एबिलिटी को कहा जाता है कि भाई सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स जो है सेल्स तक सप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, टू
मीट द डिमांड्स ऑफ द एक्टिविटी कैरेक्टराइज्ड बाय मॉडरेट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लार्ज मसल ग्रुप्स ओवर प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मतलब ये कि आपके पास में जो बड़ी बड़ी मसल्स वगैरह हैं, उन मसल्स वगैरह को अगर आप किसी भी तरीके से स्ट्रेचिंग करवा के या किसी भी तरीके से कॉन्ट्रैक्शन वगैरह करवा रहे हो और फिर रिलीज कर रहे हो, फिर कॉन्ट्रैक्शन करा रहे हो, फिर रिलीज कर रहे हो, एक लंबे ड्यूरेशन ऑफ टाइम तक अगर आपकी बड़ी मसल्स का आप इस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन वगैरह करवा रहे हो, तो ऐसा तो है नहीं कि मसल्स ये काम लगातार परपेचुअली करती चली जाएंगी। ये करने के लिए भी आपको कुछ ना कुछ अमाउंट में एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। अब ये एनर्जी आपको कैसे मिलेगी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है उसकी मदद से ये एनर्जी सप्लाई की जाएगी। अभी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई मसल्स को की जा रही है, जिसके चलते वो ये मॉडरेट कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन की प्रोसेस एक प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक कर पा रही हैं, इस पर्टिकुलर ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करने में तीन जो आपके पार्ट्स हैं या तीन चीजें जो हैं वो इंपॉर्टेंट हैं। आपके लंग्स, आपका हार्ट और ब्लड वेसल्स। लंग्स में आपकी ऑक्सीजन मिलाकर ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनाया जाएगा या ब्लड को ऑक्सीजनेट किया जाएगा, हार्ट तक भेजकर फिर उसको पंप करवाया जाएगा और ब्लड वेसल्स वगैरह की मदद से कितना अच्छे से जो है सप्लाई किया जा सकता है मसल्स में, वो चीज डिटरमाइन होगी। तो सफिशिएंट अमाउंट में ये मसल्स वगैरह को ऑक्सीजन और बाकी जो भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं वो सप्लाई हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, जब वो मॉडरेट तरीके से कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन की प्रोसेस कर रही है एक लंबे ड्यूरेशन ऑफ टाइम तक, उसकी मदद से हम लोगों को ये पता चल जाएगा कि आपका कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस कितना है। अगर आपके हार्ट में, अगर आपके लंग में, आपके ब्लड वेसल्स में ये एबिलिटी है कि वो लंबे वक्त तक जो है इस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट को पूरा कर पा रही है, लगातार जो है ब्लड वगैरह और न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई हो रहा है, तब तो आपका कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस अच्छा निकल कर आता है। मगर जरा सा करने में अगर आप हांफने लगे हैं और आपसे जो है सप्लाई नहीं कर, आपका पूरा जो हार्ट है, बाकी आपका जो सिस्टम है वो सप्लाई नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब आपका कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस ठीक नहीं है। अब कैसे पता करेंगे कि आपका कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस ठीक है या नहीं है? तो उसका तरीका है 12 मिनट्स रन या वॉक टेस्ट कैन बी यूज्ड टू इवैल्यूएट कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस। 12 मिनट तक के लिए आपको रन करने या वॉक करने को बोला जाता है। उसमें फिर आपके वेरियस जो आपके ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट और सारी चीज़ों को जो है मेजर किया जाता है, और आपका जो बॉडी वेट वगैरह निकल कर यहाँ पर आया है, आपका जो फैट बॉडी वेट है, लीन बॉडी वेट है, उस सब की मदद से आपका बॉडी कंपोजिशन जो है वो भी पता किया जाता है पहले से, और उस सब के बेसिस पर आपका एक सर्टेन वैल्यू पर जो है आया जाता है। अगर उतना जो है आपका सप्लाई हो पा रहा है तो फिर हम लोग बोलेंगे कि आपका कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस अच्छा है या एक्सेप्टेबल है। उससे कम है तो फिर कहा जाएगा कि आपका कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस अच्छा नहीं है। तो ये जो है एक तरीका है जिसकी मदद से इसको मेजर किया जाता है। चले आगे बढ़ते हैं। So with this we come to end of today's session as well as we come to end of chapter number 8। इसी के साथ में अपना सेशन भी खत्म होता है और चैप्टर नंबर 8 जो है क्लास 11 हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन की NCERT की किताब का, वो भी हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। तो अब हम लोग जो है सेशन को एंड करते हैं। एंड करने के पहले मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा, जैसा कि मैंने सेशन की शुरुआत में ही कहा था कि सारा का सारा क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट आपको मैग्नेट ब्रेन्स पर 100% फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाया जाता है। ये सारे कंटेंट को देखने के 3 तरीके हैं। एक, आप इसको मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा, आप इसे मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर देख सकते हैं। और तीसरा तरीका, जो शायद सबसे अच्छा तरीका है, आप मैग्नेट ब्रेन्स का ऐप डाउनलोड कर वहाँ से भी इस सारे कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं। यह आपके मोबाइल फ़ोन पर भी चल जाएगा, या आपके टैबलेट पर भी चल जाएगा, या आपके पीसी पर भी चल जाएगा। तो किसी पर भी आप इसको एक्सेस करें और ये जो सारा क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट है, CBSE इंग्लिश हिंदी मीडियम कंटेंट, आपका यूपी और बिहार बोर्ड का कंटेंट, NTSC, ओलंपियाड, CVT, स्पोकन इंग्लिश और भी जो वेरियस आपके कंटेंट वगैरह हैं, वो सारा का सारा कंटेंट आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। तो इसको देखें, इसका फ़ायदा उठाएँ, जितना हो सके उससे इतना ज़्यादा अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को इन्हांस करें। इसके अलावा जो वेरियस तरीके की बुक्स आपको चाहिए पड़ेंगी, जो नोट्स चाहिए पड़ेंगे, वो बुक्स के फॉर्म में यानी कि हार्ड कॉपी में और सॉफ्ट कॉपी में यानी कि ई बुक्स के फॉर्म में भी अवेलेबल है। तो इनके लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहाँ से जाकर आप इनको भी एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई और बात आपके मन में हो तो वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आप उनकी मदद से हमसे जुड़कर वो बातें भी हम तक पहुँचा सकते हैं और हम लोग उन पर भी आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। तो इस वेंचर का जितना हो सके उतना फ़ायदा उठाएँ, जितना हो सके अपने आप को एनरिच करें, एनलाइटन करें, दूसरों को भी इसके बारे में बताएं, दूसरों को भी इसके बेनिफिट्स बताएं कि कितना ज़्यादा जो है ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। सफलता और तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ते रहें एंड जुड़े रहें मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। इसी नोट पे कॉलिंग इट द डे एंड कंक्लूडिंग द सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जिसमें हम लोग अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।